नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल यूट्यूबर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि सोशल रिफॉर्म और जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे हमारे भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी के जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में बेसिकली हम लोग का ये आज का ये रहेगा। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ये 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, और इसके संस्थापक जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये बहुत, ये राजा नहीं थे, ये आपको याद रखना, इनको राजा की उपाधि दी गई थी अकबर टू के द्वारा। अकबर टू के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। इनके बारे में ये जानना है कि टोटल जितने भी पुनर्जागरण हुए थे उनका पिता कहा जाता है इनको। पुनर्जागरण के पिता हैं ये। दूसरा जो है, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तुहफात उल मुहाविदीन है। मुहाविदीन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखते हैं। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस वो लिखते हैं बुक, और उसके बाद आत्मीय सभा, और उसके बाद हम देखते हैं वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। कुछ बंगाली अखबार थे जिसका इन्होंने संपादन भी किया था, जिसमें संवाद कौमुदी और फिर मिरातुल अखबार, ये आपको याद रखना, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? भारतीय पुनर्जागरण के पिता, जनक, इस तरह के नामों से इनको सुशोभित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुरीति के खिलाफ सबसे अधिक संघर्ष किया था? तो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने सबसे ज़्यादा माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद दोस्तों, मूर्ति पूजा न कर वो एक ईश्वर को मानते हैं। ब्रह्म समाज के किस नेता ने समाज को अखिल भारतीय स्वरूप दिया था? केशव चंद्र सेन ने इनको अखिल भारतीय स्वरूप दिया था। अब आते हैं दोस्तों केशव चंद्र सेन पे। और इन्होंने केशव चंद्र से आगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया करके भी एक संस्था ऑफ इंडिया संस्था ये की थी। ये आपको याद रखना है। केशव चंद्र सेन जो हैं वो 19वीं
सदी के एक प्रमुख सामाजिक सुधारक माने जाते हैं और राजा राम मोहन से जुड़े हुए थे वो। इनका जन्म कोलकाता में होता है, जो इनका सबसे प्रमुख उदाहरण मतलब जो इनका कंट्रीब्यूशन है टू इंडियन सोसाइटी कि ये ब्रह्म समाज से जुड़कर सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए कार्य किया था और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज को एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया था। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया था। सबसे जो इनका मुख्य फोकस था वो महिला अधिकारों को लेकर था, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह और जातिवाद इत्यादि का विरोध था। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों कि शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। फिर वो अंतरजातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 का, इसमें इनका बहुत ज़्यादा ये था। एक और इनका जो सबसे ये है वो आपको याद रखना है, भारतीय ब्रह्म समाज। बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये ब्रह्म समाज दो भागों में बंटता है और एक बनता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1866 में करते हैं। राजा राम मोहन ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों? तो संवाद कौमुदी का। ब्रह्म समाज ने निम्न में से किसका विरोध किया था? तो ब्रह्म समाज ने इसमें उपरोक्त सभी का, बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, सभी का विरोध किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु ब्रिस्टल लंदन में हुई थी। ये वहाँ पे गए थे और उसी के दौरान वहाँ पे विलियम IV से मिलने के लिए भेजा था, जो ब्रिटेन के राजा थे तत्कालीन, उनसे मिलने के लिए भेजा था अकबर II ने, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म समाज के किस नेता ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आते हैं दोस्तों हम लोग एक नए कैरेक्टर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको दोस्तों हर एक चीज़ों को थोड़ा डीप डाउन होकर ही देखना ज़्यादा सही रहता है, इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं के आसपास बनते हैं। तो अपना ध्यान आप पूरी तरीके से यहाँ रखें। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे दोस्तों, ये आपको सबसे पहले ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से तो आप लोग परिचित होंगे ही, उनके पिता थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये पुत्र थे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है। ये राजा राम मोहन राय का जीवन जो है वो लास्ट समय में इंग्लैंड में ज़्यादा समय व्यतीत होने लगा था, जिसकी वजह से भारत में जो ब्रह्म समाज आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने उस ब्रह्म समाज को एक नया जीवन और जोश दिया था। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, समाज तमाम महिला सुधार जैसे कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया था। 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। ये आपको याद रखना है। और एक संगठन है दोस्तों आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को आप ध्यान रखेंगे। आदि ब्रह्म समाज जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो देवेंद्र नाथ टैगोर ने कन्फ्लिक्ट जब हुआ था, ब्रह्म समाज दो भागों में बंटती है। एक बनता है भारतीय ब्रह्म समाज और एक होता है आदि ब्रह्म समाज। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे?
कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आदि में द है, उससे आप देवेंद्र तक पहुंच जाइएगा, कि जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर से आप उससे ले सकते हैं। और जो दूसरा वाला था वो केशव चंद्र सेन था। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक देखते हैं दोस्तों हम लोग, आत्माराम पांडुरंग। बेसिकली हुआ क्या था कि केशव चंद्र सेन, जो हमारा बंगाल का एरिया था, ये ब्रह्म समाज आंदोलन से बहुत ही मतलब ये अखिल इंडिया लेवल पे बढ़ गया था। तो महाराष्ट्र के कुछ नेता ने मिलकर वहाँ भी सोचा कि इसी तरीके का कुछ आंदोलन हम लोग भी सामाजिक सुधार प्रयास करते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना समाज नामक संस्था शुरू की। इसी में आत्माराम पांडुरंग ने शुरू किया था प्रार्थना समाज। ये आपको याद है। किसकी प्रेरणा से थी? केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे ये लोग। प्रमुख नेता कौन थे इसके? आत्माराम पांडुरंग तो थे ही, महागोविंद रानाडे भी थे, और आप आरजी भंडाकर भी देखते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें होगा। दोस्तों यहाँ पे एक महादेव गोविंद रानाडे, ये आपको कैरेक्टर एक आगे भी आपको मिलेगा। ये कांग्रेस के सेशन में भी ये बहुत ही एक्टिव पर्सन रहे हैं। दोस्तों इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, सॉक्रेट। महाराष्ट्र का सुकरात और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। ये 2 पॉइंट आपको इनसे याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के ही थे, और विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों में इन्होंने बहुत ही भूमिका। इनकी एक महत्वपूर्ण संस्था थी दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह संघ। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में ये स्थापित करते हैं। और हम देखते हैं, साथ में ही हम देखते हैं कि इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ हमें देखने को मिलता है। इनकी एक संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा, राजनीतिक पार्टी थी ये पूना सार्वजनिक सभा। उसमें ये उसकी स्थापना करते हैं ये। और दोस्तों ये एक बहुत ही मतलब इकोनॉमिस्ट थे ये, और इन्होंने एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया नामक संस्था की भी स्थापना की थी। ये याद रखिएगा कि ये अर्थशास्त्र के जनक थे, भारतीय अर्थशास्त्र के। इन्होंने कुछ साहित्य भी लिखे हैं। मराठा इतिहास पे लिखा है इन्होंने, राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ मराठा पावर लिखा था। फिर इंदु प्रकाश नामक पत्रिका जो थी वो इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। दोस्तों आगे गोखले मिलेंगे हमें, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले के ये प्रेरणा स्रोत थे और जज के रूप में भी इन्होंने बहुत काम किया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। आर्य समाज पे आते हैं दोस्तों, ये महागोविंद रानाडे के बारे में था। आर्य समाज के बारे में देखते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 1875 में बम्बई में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला दोस्तों हम जानते हैं इन्हें जाना जाता है सत्यार्थ प्रकाश के लिए। ये इनकी बुक है, इसको नहीं भूलेंगे दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है आपको। दयानंद सरस्वती दोस्तों बहुत ही समाज सुधारक थे और इन्होंने धर्म सुधार के लिए मूर्ति पूजा के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी। 19 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं अपना और संन्यास ग्रहण करके ये सत्य की खोज में आगे निकलते हैं। और इन्होंने इतना अधिक ये अपने मतलब काम से प्रेम करते थे और समाज के लिए जो योगदान इनका रहा पूरे इनके जीवन काल, वो ही इनके मृत्यु का कारण बना। जहर देके इनको मार दिया गया था। इनका जो एक और फैक्ट पूछता है, मूल शंकर इनका नाम था दोस्तों। ये आपको, और ये गुजरात के रहने वाले थे। आर्य समाज का प्रसिद्ध नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। यानी कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के जो वेदों को वापस से राजनीति से लेकर धर्म के केंद्र में लाने का कार्य था, वो आर्य समाज आज भी एक्टिव है दोस्तों। और आज भी आप जाएंगे सुनते होंगे कि आर्य समाज जो मंदिर होता है, इस मंदिर में बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी ज़्यादा लाग लपेट के, शादी विवाह से लेकर सारी चीज़ें जो हिंदू धर्म में वेदों में जो है, वेदों के अनुसार, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। वहाँ का श्राद्ध क्रम मात्र 4 दिन में होता है। और आप कभी आर्य समाज मंदिर के पंडितों को बुलाएंगे तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण वो लोग करते हैं, जो वो आपके आत्मा तक छूता है। तो इनका तरीका तो कुछ अलग है। आज भी ये आर्य समाज एक्टिव है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों की शुद्धता का प्रचार और सामाजिक सुधार। आर्य समाज ने किस प्रथा का विरोध किया? अच्छा दोस्तों, आर्य समाज में एक चीज़ और है कि इसमें कोई ये पांचांग के अनुसार शादी नहीं, शादी यहाँ पे कभी भी किया जा सकता है। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और उपरोक्त सभी, यहाँ हम देखेंगे कि इन्होंने सभी का तकरीबन विरोध किया। आर्य समाज ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो शुद्धि आंदोलन। ये धर्म की शुद्धि की बात करें। आर्य समाज का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन था? वेद। आर्य समाज के किस प्रमुख ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? तो ये हम जानते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? हरिद्वार में था दोस्तों। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार किए थे? किस क्षेत्र में? उपरोक्त सभी क्षेत्र में, शिक्षा में, महिला उत्थान में, छुआछूत में। आप देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। दोस्तों ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने भारतीय युवाओं को, तत्कालीन युवा वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। मैं बात कर रहा हूँ हेनरी लुई विविलियन डेरोजियो की। इसका आंसर भी यही है। इनके बारे में, ये बहुत ही यंग थे, प्रोफेसर थे ये, और प्रोफेसर होने के साथ इन्होंने जो अपने विचारों से लोगों को उद्वेलित किया था, इसे प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है इन्हें।
प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन, बहुत कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 42 साल, और ये 25-26 साल में ये प्रोफेसर हो चुके थे कलकत्ता में। यंग बंगाल आंदोलन किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार करना। अब देखते हैं दोस्तों रामकृष्ण मिशन, जिसने दयानंद जिसने रामकृष्ण मिशन ने बहुत सारे जो हमारे नेता थे उनको दिशा दिखा, जैसे हमारे विवेकानंद। तो इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ही करते हैं दोस्तों। विवेकानंद एक भारतीय इतिहास में ऐसा नाम है जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सेवा था। अब आ जाते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है 1875 में। अब इसके संस्थापक कौन थे ये देख लेते हैं हम लोग। मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट को हम देखते हैं। ये यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नहीं इस और राजा राम मोहन राय इससे नहीं जुड़े थे। एनी बेसेंट इससे बाद में जुड़ती हैं और एक प्रमुख नाम बन जाती हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की। भारत में इस सोसाइटी की गतिविधियों का पूरा जिम्मा एनी बेसेंट के द्वारा ही है। थियोसोफिकल सोसाइटी भारत ने मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों मैं यहाँ जरा रुक के आपको बता देना चाहता हूँ एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट इम्पॉर्टेंट है और इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म लंदन में हुआ था दोस्तों। 1900 आप मृत्यु इनकी 33 में मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने ये होम रूल आंदोलन के लिए जानी जाती हैं भारत में। होम रूल आंदोलन ये आपको याद रखना है, आगे मिलेगा ये एक बार फिर से। और जो भारत में स्वशासन के लिए जो मांग बढ़ी थी। उन्नीस 1917 में इनको प्रसिद्धि मिलती है जब इनको नज़रबंद कर दिया गया था इनके घर में ही, इनको प्रसिद्धि मिलती है वहाँ पे। और 1917 के ही कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष भी बनाई जाती हैं, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये आपको याद रखना है। कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन और ना जाने कितनी बार बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर बार पूछता है लगभग। इन्होंने बनारस में एक संस्थान की स्थापना की थी जिसे बोला गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस। ये याद रखना है दोस्तों आपको। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है दोस्तों वो धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के बारे में बात करता है दोस्तों। और एक प्रसिद्ध आपको एन नारायण मूर्ति हैं, वो आपको देखेंगे। जेडी नारायण मूर्ति, एन नारायण मूर्ति नहीं, जेडी नारायण मूर्ति हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, भारतीय फिलोसोफर हैं। ये थियोसोफिकल सोसाइटी से बाद में जुड़े थे और बहुत ही वहाँ का ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व बन के उभरते हैं। और इन्होंने मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी ने इनको भगवान का अवतार मान लिया था और इन्हीं के विचार, लेकिन इन्होंने ये वो पद त्याग दिया था
और अपने विचारों से वो लोगों को प्रभावित करते थे। बहुत ही इनके विचार बहुत उद्वेलित करने वाले होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, अच्छा, इसका मुख्यालय जो था वो अडयार चेन्नई में था। चेन्नई में हम देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान, ये एक प्रोमिनेंट ये हैं जो बाद में मुस्लिम लीग और मुसलमानों के उत्थान के लिए ये बहुत एक्टिव पर्सन थे। अलीगढ़ आंदोलन उन्हीं का ये था। अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रयास करना। अब जैसे इतना ज़्यादा हिंदू समाज में जब हो रहा था तो इसी को मुस्लिम समाज में भी करना ये था। देवबंद आंदोलन के बारे में जानते हैं हम लोग। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस्लामी शिक्षा और सुधार। देवबंद आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? मौलवी कासिम नानोतवी। ये आपको याद रखना है। और एक और थे रशीद अहमद गंगोही। उत्तर प्रदेश में ये था। देवबंद एक स्थान है सहारनपुर जिले के पास, वहाँ पे। इसका उद्देश्य था दोस्तों, कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रचार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। अब आते हैं दोस्तों अहमदिया आंदोलन पे। अहमदिया आंदोलन की स्थापना, यहाँ पे आपको संस्थापक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बात आकर मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये एक प्रमुख कैरेक्टर हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमदिया में मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का आध्यात्मिक पुनर्जागरण। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कादियान, पंजाब से। ये पंजाब से हुई थी ये यार। अब देखिए हम लोग दोस्तों रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सती प्रथा को भारत में किस वर्ष कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था? 1829। ये राजा राममोहन राय कहीं के प्रयास से ही। और सती प्रथा के किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। विधवा विवाह, विडो रीमैरिज के लिए अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 में हुआ था दोस्तों ये विडो रीमैरिज एक्ट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो गए थे दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह। शिशु वध में देख लीजिए दोस्तों, बालिका हत्या किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंधित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको किया। शिशु वध पर प्रतिबंध किस क्षेत्र में सबसे पहले लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था दोस्तों सबसे पहले ही। नेटिव मैरिज एक्ट 1972 में आया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था अंतर धार्मिक विवाह को वैध बनाना। उस टाइम में जो धर्म बदल के विवाह होते थे वो नहीं थे। और आज जो अंतर विवाह है, बिहार सरकार ने 1 लाख रुपए का इस पे वो रखा हुआ है अपने तरफ से राशि। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? नॉर्थ बुक थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसके तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। सोचिए दोस्तों 12 वर्ष। उस टाइम में बाल विवाह इतना ज़्यादा ये हो गया था कि अब बाल विवाह में भी ये किया गया कि 12 वर्ष से ऊपर ही महिला का शादी होगा। नहीं तो पहले 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक शादी हो जाती थी बच्चियों की, उसको 12 वर्ष किया गया था एटलीस्ट। अब यही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एज ऑफ कंसेंट 1891 की बात है दोस्तों। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे उस टाइम पे। शारदा एक्ट देखते हैं, ये एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1929 में। शारदा एक्ट 1929 के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे। ये वही लॉर्ड इरविन है। आगे एक मतलब गांधी इरविन समझौता होता है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नर बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रोविजन कब लगाया गया था? तो ये हम देखते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही मानव बलि पर, दास प्रथा पर प्रतिबंध कानूनी रूप से समाप्त किया था 1843 में। दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1843 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। लॉर्ड एलन बरो, ये आपको याद रखना है दोस्तों।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये, और यहाँ से एक प्रश्न आपको आने ही आने हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी अपनी शैली बदल रहा हूँ। अगर आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे अब ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं ये अब कम रहेंगे। अब प्रश्नों की संख्या, और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ PYQ को ही शामिल करने का, और इसको लेकर मैं ये, और जैसा भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा आपका विचार रहेगा इस पे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।